Class 7, 12th chapter, our environment, natural and human. What is environment? The first question arises, what is environment? Literally, environment means surrounding or condition in which a person or a thing exists and develops his or its characteristics. ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग, हमारे आसपास का या वो कंडीशन जिसमें जो पर्सन होता है या कोई जो थिंग होती है वो एग्जिस्ट करती है और डेवलप करती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को. For example, the environment of the plant refers to all those conditions which help the growth of that particular plant. ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट का जो प्लांट होता है वो उसी एनवायरनमेंट में ग्रो करता है जो एनवायरनमेंट उसको सुटेबल होती है, उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है. बट द एनवायरनमेंट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन हर जगह जो एनवायरनमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, इट वेरीज, अलग अलग प्रकार का, हर प्लेस पे अलग प्रकार का एनवायरनमेंट होता है. We find different environment in different place. An environment required for the growth of rice is different from that required for the growth of wheat. जैसे एग्जाम्पल दिया है कि वीट और राइस दो क्रॉप्स हैं, दोनों क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट होगा वो बिल्कुल अलग होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि अगर मेरे को जहाँ राइस ग्रो करना है वहाँ पे एटलीस्ट टेम्परेचर जो रेनफॉल होता है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि वीट के लिए हमें इतना रेनफॉल नहीं चाहिए होता है. वीट के लिए अगर हम वहाँ पे उगाएंगे जहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा तो पूरा वीट खराब हो जाएगा. ठीक है. इट हैज़ बीन सीन दैट द एनवायरमेंट कंडीशन इन पंजाब आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट वाइल दे आर नॉट सो इन द कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु. ठीक है. अब एक स्टेट के बताया, जैसे पंजाब का जो पूरा क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वो वीट ग्रो करने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, मतलब अच्छा है. लेकिन वहीं कावेरी डेल्टा जो है तमिलनाडु, वहाँ पे हम वीट ग्रो नहीं कर सकते. लाइकवाइज एट सर्टन प्लेसेस एनवायरमेंटल कंडीशन आर वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एज इन मेडिटेरियन और मानसून रीजन. जिस प्रकार से हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, वैसे ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी कुछ जो एनवायरमेंट होते हैं वो फेवरेबल होते हैं, लाइक मेडिटेरियन और मॉनसून रीजन. जहाँ पे मॉनसून रीजन होता है या मेडिटेरियन रीजन होता है वहाँ पे जो ह्यूमन होता है उसका ग्रो बहुत अच्छी तरह होता है. ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट सो फेवरेबल इन डेजर्ट एरियाज और टूंड्रा रीजन. ठीक है. लेकिन अगर डेजर्ट एरिया को देखते हैं या टूंड्रा रीजन को देखते हैं, टूंड्रा मतलब है जहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन का ग्रोथ के लिए ये जो रीजन्स है वो ह्यूमन ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है. एनवायरमेंट इज समथिंग डिवाइडेड इंटू नेचुरल एंड ह्यूमन. अब एनवायरमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरमेंट. ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल एनवायरमेंट. ठीक है. दीज आर, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल. ठीक है. ये सब किसके पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट है, और ये हमें नेचर ने गिफ्ट किया है. दे इंक्लूड बोथ द बायोटिक एंड द अबायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय बायोटिक एंड व्हाट यू मीन बाय अबायोटिक रिसोर्स. ठीक है ना. तो अबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, इसका आंसर यहाँ से होगा. अबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग थिंग होता है. ठीक है, यहाँ तक. जबकि जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, अबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लाइक लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल. नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक होता है, और जितने भी लिविंग थिंग होता है, ठीक है, ये बायोटिक का आंसर. ठीक है. द बायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हेन दे, ठीक है, विच हैव लाइफ इन दैम. जो भी लिविंग थिंग होते हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, वो किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्स में आते हैं. ओके. इसका आंसर यहाँ था. Both type of these natural resources are quite necessary for the existence and development of human being. अब हम लैंड, वाटर, एयर के बिना रह सकते नहीं. ठीक है ना. तो दोनों ही चीज़, बायोटिक एंड अबायोटिक, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर द एग्जिस्टेंस, लोगों के सर्वाइवल के लिए, एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. For better understanding of the natural environment, we shall soon be dealing with the 4 domains or spheres of the environment. ठीक है. हम 4 अगले चैप्टर में हम 4 जो एनवायरनमेंट के जो 4 स्फेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है, वो कौन कौन से? एटमोसफेयर जो एयर से रिलेटेड है, लिथोस्फेयर जो लैंड से रिलेटेड है, द हाइड्रोस्फेयर जो वाटर से रिलेटेड है, एंड द बायोस्फेयर जहाँ ये तीनों मिलते हैं, एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग एंड देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्टिविटीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं? सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं। वो किसके पार्ट होते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा समाज कैसा है, हमारा धर्म कैसा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और हमारा कल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाते हैं। मैंस फैमिली, हिज कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन, धर्म, एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एंडेवर्स, फैक्ट्रीज, विलेज, टाउन, सिटीज़, बिल्डिंग्स एंड रोड्स, ये सब क्या होते हैं? ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। एंड ऑल्सो हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये सब मिलके ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाते हैं। उसकी कम्युनिटी, रिलीजन, एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एंडेवर्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाते हैं। इनफैक्ट बोथ दिस नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, देयरबाय प्रोड्यूसिंग सर्टन चेंजेस विच क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर मैन टू लिव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, ये लोग आपस में इंटरेक्ट करके, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं या ऐसा चेंज करते हैं जो अर्थ को फेवरेबल कंडीशन देते हैं टू लिव फॉर मैन, कि मैन यहाँ पे रह सके, फॉर टू लिव, फॉर मैन टू लिव, ठीक है, सॉरी, फॉर मैन टू लिव। ठीक है, जो नेचर और ह्यूमन कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं उसमें चेंज करके, जो मैन फॉर मैन टू लिव ऑन अर्थ, जो फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं लोगों के अर्थ पर रहने के लिए। But these components of environment are not static. They are subject of different process of changes. ठीक है, स्टैटिक नहीं है, बल्कि अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेस से, चेंज से ये बनाए, विच आर समटाइम स्लो एंड समटाइम सडन। कभी कभी ये जो प्रोसेस होता है, वो कभी ये जो चेंजेस होते हैं वो कभी बहुत स्लो होते हैं और कभी कभी बहुत सडन, जल्दी हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। Ecological balance. A proper interaction or balance between the natural environment and the human environment is quite necessary for the formation of favorable condition for the survival of man. ठीक है, ये जो बैलेंस है नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट का, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा तो शायद जो ह्यूमन बीन है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर हमें उनको फेवरेबल कंडीशन बनाना है अर्थ को फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन, कि लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, रह सकें, तो हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। सच अ बैलेंस इज टर्म एज अ इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये उसकी डेफिनेशन है इकोलॉजी बैलेंस की। व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस? और ये जो हम बैलेंस करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट क्या है और उसका असर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। वी स्टडी नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑल ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं क्योंकि हर इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने जो भी आसपास का फिजिकल होता है या नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। Not only human being but also plants and animals are influenced by the environment. सिर्फ इंसान ह्यूमन बीइंग ही नहीं, but also plants and animals are influenced by the environment. ठीक है ना, हर प्लांट्स अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में हमें अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं। लाइक पोलर बियर अगर हमें तुंद्रा रीजन में मिलता है तो कैमल हमें डेजर्ट में मिलता है। क्लियर? वेरी फ्यू पीपल want to live in a desert or a mountain region because there the environment is very harsh. ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो डेजर्ट में या ऊंचे पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत हार्श, मतलब होता है सख्त होता है, मतलब एक्सट्रीम होता है, जिसको हम बियर नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और दोनों ही कंडीशन हमारे लिए सही नहीं होती। दोनों ही कंडीशन में जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते।
इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रो क्रॉप्स इन सच एरियाज, ठीक है, उन एरियाज में हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते. सम पीपल डू नॉट ट्राई टू लिव इन सच एरियाज बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट विच इज़ इधर टू हॉट और टू कोल्ड. मैंने पहले बता दिया कि वहाँ पे जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, या तो बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है, और दोनों में ही ह्यूमन को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होता है. Moreover, means of transportation are not so easily available in such hostile areas. और जो ये hostile areas होते हैं, ये जो extreme areas होते हैं, वहाँ पे transportation भी easily available नहीं होता. That is why such areas are sparsely populated. यहाँ पे इसलिए बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं. On the other hand, people would like to live in such places where the land is fertile, climate is pleasant, and means of transport and communication are evident. ठीक है, उसके दूसरी जगह वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल है, यानी कि अच्छी खेती बाड़ी हो सकती है. क्लाइमेट इज़ प्लेजेंट, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्दी है, और वहाँ पे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है. तो वहाँ पे हमें बड़ी मात्रा में लोग रहते हुए दिखाई देंगे, या ये रीजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं. एज सच वी शुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट. इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑफ आवर लिव्स. और इसलिए हम लोग उसको स्टडी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है. वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट अस, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट हमारे सर्वाइवल को, हमारे लीव्स को सपोर्ट करता है. इट प्रोवाइड अस विद वेरियस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड लैंड टू लिव. ठीक है, हमारी जो लाइफ की ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, वाटर, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है. फॉर एग्जांपल, जो हम एयर जो हम ब्रीथ करने के लिए लेते हैं वो हमें एयर नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है. वाटर हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है. फूड हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है. और लैंड जिस पर हम रहते हैं वो भी हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है. नॉट ओनली दिस, इट प्रोवाइड अस डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, वुड, फ्यूल, मिनरल्स एंड एनर्जी. इसके अलावा वो अलग अलग रिसोर्सेज देते हैं, लाइक प्लांट्स जिससे हमें फूड मिलता है, वुड लकड़ी जिससे हम लोग आग वाग जलाते हैं, फ्यूल ईंधन जिससे हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, मिनरल्स जिसका हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, एंड एनर्जी. ठीक है, वो सब भी हमें कौन देता है? नेचर ही देता है. ऑल आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज. और हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है. जैसे मशीनें सारी किससे बनती हैं? आयरन से बनती हैं, जो वो हमें मिनरल्स के रूप में मिलता है. ठीक है ना. मशीनें चलती किससे? पावर से चलती हैं, जो हमें कोल से मिनरल के रूप में मिलता है. ठीक है. Hence we should do nothing to play havoc with our natural resources by recklessly exploiting it. ठीक है, इसलिए हमें कभी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए और उसका बिना सोचे समझे, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. मतलब हमें उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है. एंड देयर बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. ठीक है, और हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए. Irrational use of our natural resources like forests, pasture, farms and minerals, etc. will harm us to such an extent that no reform measures later on would do anything to repair the loss already done. अगर उसका हमने सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया और इरेशनल तरीके से हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, पॉस्चर्स, फार्म्स एंड मिनरल्स का अगर हम बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट करते रहे, यूज़ करते रहे, तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान होगा, उस हद तक नुकसान होगा, एक्सटेंड मतलब उस हद तक नुकसान होगा कि किसी भी रिफॉर्म के द्वारा जो नुकसान हुआ है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते. हम किसी भी हालत में जो नुकसान हुआ है उसको फिर हम सही नहीं कर सकते. नॉट ओनली वी बट आवर कमिंग जनरेशन वुड बी पुट इन टू अ ग्रेट लॉस. हम तो ठीक नहीं कर सकते, पर हमारे जो नई अगली जनरेशन आने वाली है उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. Hence, we should be very careful in using our natural resources and be very particular in protecting our environment. इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम जब भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रैशनली करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. Now,
हाउ डू द ह्यूमन इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट. अब ह्यूमन कैसे इफेक्ट करता है एनवायरमेंट को. एज ऑलरेडी सेड ह्यूमन इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट इन अ नंबर ऑफ वे. बहुत सारे तरीके से वो उनको इफेक्ट करता है. If they go on cutting the jungles and trees mindlessly, they would soon cause the depletion of oxygen in the atmosphere. अगर वो बिना सोचे समझे पेड़ों को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे, ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. डिप्लीशन मतलब तो कमी होना, ठीक है. इट इज़ ओनली प्लांट विच यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन विच इज़ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. वो दो काम करता है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन देता है. और ऑक्सीजन क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो क्या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है? नो, ही कांट. सेकेंड, if we go on using our minerals well indiscriminately, soon we would be deprived of the great gift of nature. और अगर हम जो भी हमें मिनरल वेल्थ मिले, चाहे आयरन हो, ब्रॉन्ज, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको इनडिस्क्रिमिनेट बिना सोचे समझे अगर उसका यूज़ करेंगे तो एक दिन जो ये हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है उससे हम वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. डिप्राइव मतलब होता है हम उससे अलग हो जाएंगे, हमारे पास वो सब नहीं रहेगा. आवर कमिंग जनरेशन वुड बी डिप्राइव ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज आवर सेल्फिशनेस. और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको ये सब नहीं मिलेगा सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए, क्योंकि हम मतलब ही थे, हमने बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल किया, ठीक है. उसकी वजह से नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे इतना ख़त्म हो जाएंगे कि कमिंग जनरेशन सिर्फ नाम ही सुनेगा, उसको देख तो पाएगा ही नहीं. हैंस वी शुड बी वेरी केयरफुल इन अफेक्टिंग चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट. इसलिए हमें जो भी हमारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं उससे हमें केयरफुल रहना चाहिए. नाउ मेजर स्फेयर्स ऑफ एनवायरमेंट. द मेजर स्फेयर्स ऑफ एनवायरमेंट आर द फॉलोइंग: एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. तो सबसे पहला है एटमोसफेयर. द एयर डेवलप दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एयर एनवलप दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. ठीक है, हमारे आसपास जो एयर होती है जो पूरे एनवलप की तरह हमारे सराउंड करते हैं, चारों तरफ होती है, उसको हम एटमोसफेयर कहते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरोगॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्साइड. ठीक है, ये जो एटमोसफेयर में जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेज मिली हुई होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरोगॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा. इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. ठीक है, इसके अलावा गैसेस के अलावा उसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है एंड स्मोक पार्टिकल्स, जिसको हम कार्बन बोलते हैं. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कार्बन्स होते हैं. इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट द एटमोसफेयर एक्सटेंड टू अ लिटल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, 1600 किलोमीटर, अर्थ से 1006 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया होता है उसको हम एटमोसफेयर कहते हैं. composition of the atmosphere. The atmosphere is that blanket of air which surrounds the earth. ठीक है, जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं, बिल्कुल एटमोसफेयर अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ढककर रखती है. द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस. और इसका जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस पर होती है, नियर द अर्थ सरफेस मतलब अर्थ सरफेस के पास. बट इट डिक्रीज रैपिडली विद हाइट. और जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है वो कम होता चला जाता है. द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेज. इसमें बहुत सारी गैसेज होते हैं विच हैव ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर. सब जगह एक जैसा ही होता है. जैसे प्योर एयर एग्जिस्ट. अब एक प्योर एयर अगर हम लेते हैं उसमें क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% एरोगॉन एंड 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये कॉम्पोजिशन है. कॉम्पोजिशन मतलब इन गैसों को मिलकर एक एयर बनती है. बिसाइड दिस गैसेज, इसके अलावा देयर आर ऑल्सो टू बी फाउंड वाटर वेपर, पानी की जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, डस्ट, स्मोक, पॉलन ग्रेन्स, सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये भी एटमोसफेयर की लोअर लेयर्स में मिलते हैं. मतलब इन सबसे मिलकर एयर बनता है. लेकिन जो प्योर एयर होता है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरोगन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अब इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर. The atmosphere is very important to us. It has many advantages of its own. Number 1, the atmosphere acts like a blanket or a glass house for the earth. ठीक है, वो एक ब्लैंकेट का काम करता है या ग्लास हाउस की तरह काम करता है. It receives the radiation of the sun but does not allow the insulation to escape. ठीक है, वो क्या करता है, जो रेडिएशन होती है अर्थ सन की, जो रेडिएशन होती है उसको वो अपने अंदर रिसीव कर लेता है और उसको नीचे नहीं आने देता. As such, it keeps the earth warm.
ठीक है ना, और उसको वापस नहीं जाने देता, जिससे कि अर्थ क्या होती है, गर्म रहती है। वाटर वेपर्स एंड वाटर वेप ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहता है। वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस एंड कीप द एटमोसफेयर वार्म ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो लोअर लेयर में होती है एटमोसफेयर में, वो क्या करती है, जो अर्थ सरफेस के द्वारा जो हीट रेडिएटेड की जाती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और नाइट के समय हमें ठंडा नहीं होने देती और अर्थ को गर्म रखती है, एटमोसफेयर को वार्म रखती है। बेटा अगर एटमोसफेयर नहीं हो तो दिन के समय इतनी गर्मी होगी कि हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे, और रात में उतना ही ठंडी होगी, वो भी हम सहन नहीं कर सकेंगे। तो एटमोसफेयर जो है वो अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके रखता है। Had there been no atmosphere, the extreme of temperature between the day and night would have been much greater. आगे, अगर एटमोसफेयर नहीं होता तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, दिन का जहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होता है और रात को उतना ही ठंडा होता है। The sun rays heat the atmosphere differently, and as such they create circulation in the atmosphere which leads to winds and rain. ठीक है, जो सन रेज होती है वो एटमोसफेयर को अलग अलग तरीके से हीट करती हैं, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन पड़ता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एयर प्रेशर वगैरह में। ठीक है ना, और उसकी वजह से विंड्स चलती हैं और बारिश होती है। द एटमोसफेयर कंट्रोल्स द एक्सट्रीम ऑफ सीजन। ठीक है, एटमोसफेयर जो होता है वो एक्सट्रीम ऑफ सीजन को भी कंट्रोल करता है। एंड डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स कैन अडेप्ट देमसेल्फ इजीली टू द चेंजिंग सीजन एंड सर्वाइव कन्वीनियंटली। ठीक है, और जो प्लांट्स जितने भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो अलग अलग सीजन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, कन्वीनियंटली मतलब आसानी से। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब सेकेंड है लिथोस्फेयर। Another important sphere of the environment is the lithosphere, which envelops its interior portion. ठीक है, जो हम लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, और उसका एक पूरा पोर्शन होता है जो इन्वॉल्व करता है, मतलब एक आपस में एक दूसरे को ढक के रखते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फेयर कम्स टू बी अबाउट 100 किलोमीटर। टोटल थिकनेस कितना मोटाई है, मतलब टोटल अगर हम इसकी थिकनेस देखते हैं तो कितना होता है, 100 किलोमीटर। It has been found that the thickness of the earth crust is greater where the continents exist as compared to the ocean floor. ठीक है, अगर हम थिकनेस देखते हैं अर्थ क्रस्ट की तो कॉन्टिनेंट जो होता है कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है और ओशन फ्लोर में कम होता है। एज डेंसिटी इंक्रीज विद डेप्थ द ओशन एज डेंसिटी increases with depth, so rocks forming on the earth crust are of lower density. ठीक है ना, और जैसे जैसे डेप्थ के साथ डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं अर्थ क्रस्ट पर वो भी लोअर डेंसिटी वाले होते हैं, एंड दोज बिलो द क्रस्ट, और ज़्यादा क्रस्ट के नीचे होते हैं। द लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स वाइल द कोर। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्रकार के रॉक्स से बना हुआ है। वाइल द कोर, उसका जो एकदम इंटीरियर पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, एक्चुअली हम लिथोस्फेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ऑफ द अर्थ इज बिलीव टू बी मेटेलिक, कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेटली ऑफ निकल एंड आयरन। ये माना जाता है जो नीचे वाला सबसे लास्ट पार्ट है कोर, ठीक है ना, वो किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, और इसमें ज़्यादातर कौन से मेटल मिलते हैं, निकल एंड आयरन। लिथोस्फेयर हैज़ 2 लेयर्स, द सिला एंड द सियाल इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सियल। इट इज़ कंपोज ऑफ रॉक्स रिच ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये वर्ड जो बनाए सियल वर्ड जो बनाए, 2 वर्ड मिलकर बनाए, ठीक है, सिलिका का सी, इन दोनों वर्ड्स को मिला के बनाए, ये दोनों से बना हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सियल। सो इट इज़ कॉल्ड सियल, टेकिंग सी फ्रॉम सिलिका एंड एल फॉर एल्यूमिनियम। इट्स डेंसिटी is lower than सीमा और द इंटीरियर लेयर बिकॉज डेंसिटी इंक्रीज विद डेप्थ। इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है ना, वो सीमा और इंटीरियर लेयर से कम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है डेंसिटी इंक्रीज होती है। इट इज़ एक्सपोज ऑन द कॉन्टिनेंट, और ये ज़्यादा हमें कहाँ दिखाई देते हैं, कॉन्टिनेंट्स में। सीमा इज द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिलो सीएल। सीएल के नीचे जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा। क्यों सीमा बोलते हैं, इट इज़ कम्पोज ऑफ लेयर हैविंग मटेरियल रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसमें हमें 2 मिनरल्स मिलते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो इट इज़ कॉल्ड सीमा। SI फ्रॉम सिलिका एंड मैग्नीशियम से MI।
ठीक है, टेकिंग SI फ्रॉम सिलिका एंड MA फ्रॉम मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या हो गया, सीमा। इस डेंसिटी इज हायर देन सीला, इसकी जो डेंसिटी होती है वो Cl से ज़्यादा होती है। इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ सी ओशन, जो ओशन के नीचे जो फ्लोर होता है वो इससे बना हुआ होता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर, द आउटर कवरिंग ऑफ और क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड लिथोस्फेयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस। ठीक है, जो आउटर कवरिंग ऑफ या क्रस्ट का जो ऊपर अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि सारे पेड़ वगैरह इसी में उगते हैं, हम भी इसी में रहते हैं। ठीक है, इट्स सॉयल कवर इज डिस्पेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि सॉयल के बिना प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकती, तो प्लांट और सॉयल जो होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। मोरओवर लिथोस्फेयर इज अ सोर्स ऑफ वेरियस मटेरियल मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दोज ऑफ कोल एंड ऑयल, और हमें लिथोस्फेयर में अलग अलग प्रकार के मिनरल सोर्सेज मिलते हैं लाइक कोल एंड ऑयल। The various landform of the lithosphere can be put to various use depending upon the economic factor and human need। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म जो होते हैं लिथोस्फेयर के उनका अलग अलग इस्तेमाल होता है और वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक फैक्टर पे और ह्यूमन नीड पे। नाउ इट इज हाइड्रोस्फेयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर? Those parts of the earth which are covered by various water bodies such as river, lake, sea and ocean form the hydrosphere। अर्थ का वो पार्ट जो वाटर से कवर है, चाहे वो रिवर के इन फॉर्म ऑफ रिवर हो, लेक्स फॉर्म में हो, सी फॉर्म में हो या ओशन फॉर्म में हो, इन सब को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। द ओशन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर। ये सब मिलकर हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, टोटल 71% जो अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। सो द अर्थ इज समटाइम कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट। मोरओवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर, और पूरे जो यूनिवर्स में हम देखते हैं अर्थ एकमात्र प्लैनेट है जिसमें पानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजिंग ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज एट ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स होम। इन सब का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑल दिस वाटर बॉडीज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। ठीक है ना, और जितने भी फॉर्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए ज़रूरी है पानी, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अर्थ पे नहीं रह पाएंगे। विदाउट वाटर लाइफ इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स नॉर ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। मैंने पहले बताया प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग कोई भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेन एंड चीफ एजेंट ऑफ कूलिंग द एटमोसफेयर। और ये जो हाइड्रोस्फेयर है वो रेन भी लाता है क्योंकि ओशन का पानी, रिवर्स का पानी एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में कंडीशन होके वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है, फिर बारिश के रूप में वो नीचे आता है और फिर फ्लो करके कहाँ चला जाता है, रिवर में चला जाता है। और जो एटमॉस्फेयर को कूल करने का जो एजेंट है, जब ऊपर बारिश का ऊपर जब वेपर बन के वाटर वेपर जाता है तो वो ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होता है तो एटमॉस्फेयर को वो ठंडा करता है। मोरओवर द रिवर, लेक्स एंड सी प्रोवाइड अस एनफ ऑफ फूड इन द शेप ऑफ फिश। ठीक है, रिवर, लेक्स और सी हमें फिश के रूप में फूड प्रोवाइड कराते हैं। ऑल दिस वाटर बॉडीज ऑल्सो हेल्प्स इन मैरीन एक्टिविटीज़ एंड प्रोमोट ट्रेड। ठीक है, जो मैरीन एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग प्रकार के जो मैरीन एक्टिविटीज़ होती है लाइक स्विमिंग वगैरह जो होता है उनमें हेल्प करती है, और सबसे बड़ी बात वो हमें ट्रेड प्रमोट करती है। अगर हम एशियन समय में जाएंगे तो ज़्यादातर रिवर्स के द्वारा या ओशन के द्वारा ये दूर दूर देशों में जाया जाता था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोस्फीयर? लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट अ लिटिल बिलो एंड अबव द सर्फेस ऑफ द लैंड एंड इन वाटर एंड एयर। ठीक है, जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक बहुत पतली सी बेल्ट होती है, वहीं पर लाइफ है, जीवन है। दिस नैरो बेल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, ये जो नैरो बेल्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। दिस स्फीयर्स दस इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसमें इन तीनों के पार्ट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, और ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं। Importance of the biosphere.
द बायोस्फीयर इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लानट अर्थ। सबसे यूनिक फीचर है क्योंकि यहाँ पे एटमोसफेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फेयर भी है। और एक इंसान को, प्लांट्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए ये जो थ्री कंपोनेंट्स है, ये तीनों डोमिनेंट्स जो है, इनकी ज़रूरत होती है। नो अदर एज येट हैज़ बीन फाउंडेड टू हैव अ बायोस्फीयर। अभी तक हमें और कोई प्लेनेट नहीं मिला है जहाँ पे ये बायोस्फीयर है। द नैरो बेल्ट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर मिलियन ऑफ बीइंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू सर्वाइव एंड वेरी इन साइज एंड शेप। और ये जो बायोस्फीयर है उसी की वजह से मिलियन ऑफ बीइंग्स, मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनकी अलग अलग शेप है, उनकी अलग अलग साइज है। दस बायोस्फीयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इसलिए बायोस्फीयर जो होता है पूरे एनवायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाई इज अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब हमारे पास है कि उसको यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं। द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। पूरे सोलर सिस्टम में वो यूनिक प्लैनेट है क्यों? बिकॉज नंबर वन, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन रिजल्ट इन द climate which is best suited for the development of man and other form of life on the earth। ठीक है, हमारा जो सन से डिस्टेंस है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, सही है। उसकी वजह से ना तो क्लाइमेट बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जिसकी वजह से मैन और अदर फॉर्म जो होते हैं लाइफ के, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ अ हैबिटेट प्लैनेट। हैबिटेबल प्लैनेट मतलब रहने योग्य, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, प्लांट्स उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। हमें एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, लैंड मिल रहा है, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको वो प्रोवाइड कराता है। थर्ड, इट्स एटमोसफेयर इज रिच इन ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और इसके एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होता है जो हमें लाइफ देता है। Its atmosphere acts as a large cover to protect the surface from extreme cold and heat। हमारा जो एटमोसफेयर है वो हमें एक्सट्रीम कंडीशन से बढ़ाता है, ना तो अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट गर्म होने देता है, ना अर्थ को बहुत ज़्यादा कोल्ड होने देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल है। ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वाटर ऑकर्स इन वास्ट क्वान्टिटीज विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, एज वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने देखा है 71% वाटर है, यानी कि वाटर बड़ी क्वांटिटी में जो अर्थ को एक क्या बनाता है? रहने लायक बनाता है। और क्योंकि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए वाटर एसेंशियल है। द अर्थ इज नीदर हॉट लाइक मरकरी नॉर कोल्ड लाइक नेपट्यून। Its mean temperature is about 15 degrees Celsius, which is suitable for the development of man and other form of life। ठीक है, यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मरकरी की तरह ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना ही नेपट्यून की तरह बहुत ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर होता है 15 डिग्री तक होता है, और मैक्सिमम 45-50 तक होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या जो भी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है उनके डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है। ठीक है, due to various causes like different climate, different soils and environments, life has continued to evolve and diversify continuously। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट है, डिफरेंट सॉइल्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, जिसकी वजह से लगातार जो हो रहा है लाइफ इवॉल्व करता है। ठीक है, इवॉल्व मतलब क्या होता है? कोई इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व करता है। ठीक है ना, इवॉल्व का मीनिंग होता है डेवलप करना। तो हम देखते हैं नए नए फॉर्म डेवलप होते हैं, ठीक है, एंड डाइवर्सिफाई कंटिन्यूसली। और हम देखते हैं हर लिविंग बीइंग में, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। दिस प्रोसेस ऑफ diversification which has continued on the earth for millions and millions of years has give rise to different species। और ये जो डिवर्सिफिकेशन है, जो डिफरेंस है मिलियन ऑफ मिलियन की वजह से, जिसकी वजह से हमें अलग अलग स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। देखो ना, एक छिपकली की कितनी सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं। अगर हम एक लिजार्ड ले लेते हैं, लिजार्ड के भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ होते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट सॉइल एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से। दिस वाइड रेंज ऑफ न्यूमरस स्पीसीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ये जो अलग अलग प्रकार के स्पीसीज मिलते हैं, प्रजाति मिलते हैं जानवरों के, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विच एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ टुडे। और इसी आज हमारे अर्थ में इसी एनवायरनमेंट की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? ठीक है, ये आपके की टर्म्स हैं। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी चीज़ नॉन लिविंग है, लैंड, वाटर, एयर, वो किस में आता है? फिजिकल एनवायरनमेंट में। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग जो होता है। जो देखो, एक तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो अबायोटिक है और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बायोटिक है। अभी हम पीछे पढ़ के आए। एटमोसफेयर जो एक ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ के ऊपर एनवलप की तरह है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर। लिथोस्फेयर कंप्राइजिंग रॉक्स मटेरियल एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स। हाइड्रोस्फेयर जो भी वाटर फॉर्म में, चाहे रिवर्स, ओशन हो सकता है। बायोस्फीयर जहाँ पे तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। वेरी नैरो स्पेयर द अर्थ विच सस्टेन लाइफ, और वहीं पर जीवन है। बायोडाइवर्सिटी वाइड रेंजेस ऑफ स्पीसीज। कर लोगे? ओके बेटा।